वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। लास्ट क्लास में आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, होमवर्क डिस्कस करते हैं। होमवर्क में आप लोगों ने, जैसा कि जो लोग नहीं करके आए तो उन्होंने अभी बैठ के सॉल्व कर लिया है और डिस्कस कर ही लेते हैं, ख़त्म करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था वो ये कह रहा है कि वोल्टेज V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 60 साइन पाई टी इज अप्लाइड अक्रॉस अ रजिस्टर ऑफ, रजिस्टर दे रखा है रेजिस्टेंस 20 ओम। व्हाट विल एन एसी एमीटर इन सीरीज विद द रजिस्टर रीड? करंट पूछा है। तो करंट हमें पता है कि जो रजिस्टर रीड करे, जो एमीटर रीड करेगा वो आरएमएस वैल्यू रीड करेगा। तो आरएमएस वैल्यू हो जाएगा वी आर एम एस बाई जेड। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सिर्फ रजिस्टर ही है, तो जेड होता है हमें पता है एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। ना यहाँ पे एल है ना सी है, तो सिर्फ आर है। जेड की वैल्यू आर के बराबर है। पी आर एम एस होता है मैक्सिमम अपॉन रूट 2 डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू आर के बराबर है, तो आर डाल देंगे, या इसको ऐसे लिख लो, इट इज वी नॉट अपॉन रूट 2 डिवाइडेड बाई जेड। वी नॉट इज 60 अपॉन रूट 2 एंड जेड की वैल्यू 20 के बराबर है, तो आंसर है 3/√2। सही है सबका पहला वाला? ठीक है जी। कितने लोगों का आंसर सही है? बाकी लोगों का क्यों नहीं सही? सॉल्व करके नहीं आया क्या? दूसरा क्वेश्चन है, एन एसी करंट सोर्स E is equal to 100 sin 1000 t वोल्ट इज कनेक्टेड थ्रू ए इंडक्टर। इसमें L दे रखा है आपको 10 माइक्रो हेनरी, वोल्टेज दे रखा है 100 साइन 1000 t, और पूछा गया है कि इसमें करंट की इक्वेशन लिख दीजिए। तो अपन को पता है I होता है P बाई जेड, लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ पर जेड की जगह एक ही इंडक्टर है, तो हम यहाँ पे एक्सएल लिख देंगे, मतलब V अपॉन ओमेगा एल। तो V की वैल्यू है 100 साइन 1000 t, तो ओमेगा कितना है यहाँ पे 1000, हो जाएगा 1000, और L की वैल्यू है 10 माइक्रो, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 3 और एक 4, तो 10 की पावर कितना हो गया -2, और ऊपर बजाएगा 10,000, है ना। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू 10⁻⁴ साइन 1000 t। सही है सबका? तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया था आपको होमवर्क में वो था एन ए सी दिस अप्लाइड, क्यों? अरे वाह, एकदम सही बात बोला कि जो करंट है वो यहाँ पर वोल्टेज से लैग करेगा, तो अपने को -π/2 भी लिखना चाहिए। वाह क्या बात बोली, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो जो करंट है वो लैग करेगा तो -π/2 अपने को करना पड़ेगा, तो यहाँ पर माइनस का π/2 अपने को लिख देना चाहिए। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है ना, बिल्कुल सही। जो करंट है वो वोल्टेज से लैग करेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर ही था, वो ध्यान भी मुझे रखना है। बहुत अच्छे, शाबाश। तीसरा आ जाओ भाई, तीसरा क्या था? तीसरा था, इसमें अपन को ई दे रखा है, मतलब वोल्टेज दे रखा है। ई मतलब वी, या अपन ने वी नाम से लिया है, इन्होंने ई नाम से लिया है। 200√2 साइन 100 t, और पूछा गया है कि एल इज 2 हेनरी। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एमीटर? अगेन एमीटर क्या रीड करेगा? आई आर एम एस। आई आर एम एस इज वी आर एम एस बाई जेड। वी आर एम एस इज वी नॉट बाई रूट 2, और जेड की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एक्स एल के, मतलब वी नॉट अपॉन रूट 2 इंटू एक्स एल की जगह क्या डाल देंगे? ओमेगा एल। तो वी नॉट की वैल्यू हो गई 200√2 डिवाइडेड बाई रूट 2, ओमेगा इज 100 एंड एल इज 2। 2 से 2 कट गया, ये 1 आ गया भाई, 1 एम्पियर आ रहा है। तीसरे का आंसर 1 एम्पियर, ठीक है, ठीक, 3 हो गए।
फिर इसके बाद और क्या पूछा गया है? 4 नंबर। तो अगले पेज पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था वो कह रहा है कि कैपेसिटर इज 15 माइक्रोफेरेड इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। जो सोर्स है उसका जो वोल्टेज है, देखो सोर्स एक इंटरेस्टिंग चीज़ दी गई है यहाँ पे। 220 वोल्ट, तो उसका कौन सा वोल्टेज होगा, आरएमएस या मैक्सिमम? जब कुछ न दिया हो तो आरएमएस मानना है। और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी। तो सोर्स का आरएमएस वैल्यू पता है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी पता है। फिर वो पूछ रहा है कि फाइंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब हमसे एक्सी चाहिए। एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी, मतलब 1/2πf/c, मतलब 1/2π × 100 इंटू सी की वैल्यू है 15 माइक्रो, मतलब 15 × 10⁻⁻⁶ को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके एक्सी की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, क्योंकि 50 है, सॉरी मैं पूरे हटा देता हूँ क्योंकि वरना फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ना। 2π × 50 ऐसा हो गया। ये हो जाएगा 1/15 इंटू 15π × 10⁻⁻⁻+4। तो ये हो गया, मतलब 10,000 डिवाइडेड बाई 15π। सॉल्व करके जो भी आंसर आ जाएगा वो आंसर है। यही आ रहा है क्या? हाँ, हाँ, तुम इसकी बात कर रहे हो? इसमें उसने एमीटर की रीडिंग पूछी है, तो एमीटर क्या रीड करेगा, मैक्सिमम या आरएमएस? तो मैंने आरएमएस ही तो निकाला है। आरएमएस के लिए मैंने वी आर एम एस बाई जेड कर दिया, वी आर एम एस को V0/√2 लिख दिया। अच्छा, क्वेश्चन गलत लिख लिया था, कोई बात नहीं। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? अच्छा, तुमने भी नहीं सॉल्व किया ये? ठीक है, मतलब समझ गए ना? मैं भी समझ गया कि तुमने कर लिया है। फिर करंट की बात करेंगे, तो करंट की अगर बात कर रहा है तो सिर्फ कैपेसिटर है, तो करंट हो जाएगी तुम्हारे पास, निकाल ही लेते हैं यार, बाद में रोगे। 10,000 डिवाइडेड बाई 15, 66 डिवाइडेड बाई 3.14, ये आ रहा है 212.31 ओम। ठीक है, कैलकुलेशन बाकी तो सही है। 100 × 10⁻⁴ 10,000 बाई 15, 10,000 डिवाइडेड बाई 15 बिल्कुल सही। 66667 डिवाइडेड बाई 3.14, पाई की वैल्यू मतलब 212.31 ओम। परफेक्ट। अब करंट की बात करेंगे तो आई आर एम एस अगर निकालना है तो हमारे पास कितना हो जाएगा, पी आर एम एस बाई जेड। पी आर एम एस मेरे पास क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है 220, क्योंकि जब कुछ ना दे रखा हो तो उसे आर एम एस वैल्यू ही मानते हैं। और जेड की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स सी की। तो आंसर इज 220 डिवाइडेड बाई 0.1। मैं काम करूँगा 220 डिवाइडेड बाई, आंसर ये हो जाएगा 1.036 एम्पियर। ओके, देन इसमें पूछ रहा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो, अगर तुमने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, फ्रीक्वेंसी को 2f कर दिया, तो जो तुम्हारा xc है वो इनवर्स रिलेशन में है, तो xc कितना हो जाएगा, हाफ। हाँ, है ना? यहाँ पर तुमने इसको f डबल कर दिया तो नीचे 1/2 हो गया, तो ये कितना हो गया, हाफ। तो xc हाफ हो जाएगा। और करंट की बात कर लेते हैं, तो करंट में अगर तुम देखोगे तो अगर xc हाफ हुआ है तो करंट क्या हो जाएगी, डबल। तो करंट है वो करंट हो जाएगी डबल। ये आंसर है भाई। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, चौथा। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। 5 कह रहा है कि 60 माइक्रो फेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। तो अपन को सी दे दिया है 60 माइक्रो फेरेड। सोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि उसका आरएमएस वैल्यू 110 वोल्ट है।
और ये 60 हर्ट्स है। आरएमएस करंट का चाहिए, तो आई आरएमएस निकालने के लिए बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा सीधा वी आर एम एस बाई जेड, मतलब वी आर एम एस वाई एक्स सी, क्योंकि और कोई सर्किट में है ही नहीं। तो आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा सी ऊपर पहुंच गया, वी आर एम एस की वैल्यू वी नॉट बाई रूट टू इंटू ओमेगा सी। खत्म हो गया क्वेश्चन। या ओमेगा की वैल्यू भी डाली दो, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2 पाई एफ इंटू सी, वैल्यू डालनी है। या वी आर एम एस तो अपन को डायरेक्टली दिया ही है, तो वी नॉट बाई रूट टू लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको वी आर एम एस ही रहने देते हैं। तो वी आर एम एस डायरेक्टली क्वेश्चन में 110 गिवन है, 2 पाई, फ्रीक्वेंसी इज 60, कैपेसिटिव इज 60 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6। तो सॉल्व करके जो भी आंसर आ रहा है 1 2 3, तो मतलब ये हो जाएगा 36, 36 दूनी 72, 72 इंटू 11 कितना होता है 72 इंटू 11 792, तो 792 पाई इंटू 10 पावर माइनस का 3, ये हो गया एम्पियर। और सॉल्व करना है तो और सॉल्व कर देता हूँ मैं। 792 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 एंड इट विल बिकम 2.48 एम्पियर। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने क्वेश्चंस दिए थे जो अपन ने डिस्कस कर लिए फटाफट, और सारे इजी क्वेश्चंस थे, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू डालनी थी। जो लोग नहीं करके आए होंगे उनका कॉन्फिडेंस लो रहेगा, सिंपल सी बात है इस चैप्टर में। क्योंकि होमवर्क इसलिए दिया गया था ये, ताकि आप लोगों को थोड़े से कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे रहें। अपन ने 11 मिनट में 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, मतलब पर क्वेश्चन 2 मिनट, तो जो आइडियली हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम होना भी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। छापना चाहते हैं क्या आप बोर्ड असाइनमेंट में? होम असाइनमेंट में डाउट है, लाओ वो भी डिस्कस कर लें, या सैटरडे को डिस्कस करें, सब एक साथ आएंगे तब, सब एक साथ बैठेंगे तो सब एक साथ ही डिस्कस करके ख़त्म करेंगे। ये वाला हाँ सैटरडे निपटा देंगे। नहीं नहीं, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही आएगा, तब यहाँ तक पढ़ा दिया, यहीं तक आएगा बस। हाँ उससे ज़्यादा नहीं आएगा कुछ भी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है हृदय भाई, चलो तो शुरू करते हैं आगे का डिस्कशन। हमने कहाँ तक पढ़ लिया ये बताओ अभी? 101 सीरीज एलसीआर निपटा लिया। ठीक है, चलो तो रेजोनेंस शुरू करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। रेजोनेंस पढ़ने के लिए तुमको पहले रेजोनेंस का मतलब समझ लेना चाहिए। देखो रेजोनेंस का सिंपल सा मतलब ये है कि तुम्हारे पास एक तो सर्किट है, अपन ऑब्वियसली रेजोनेंस जो पढ़ रहे हैं वो सीरीज रेजोनेंस पढ़ रहे हैं, पैरेलल वाला नहीं पढ़ रहे। तो मेरे पास एल है, सी है, आर है, और अपन ने एक सोर्स से इसको कनेक्ट कर लिया, एल आर, और एक सोर्स हो गया एसी सोर्स। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इस रेजोनेंस सर्किट का मतलब ये है कि मैं इस सोर्स को यहाँ से हटा दूं, तो इस सर्किट की खुद की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ इनकी एल सी और आर की वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनकी जो भी मिला के एक फ्रीक्वेंसी होगी, इस फ्रीक्वेंसी का नाम मैंने दे दिया एफ। अब मैंने एक सोर्स लगाया, इस सोर्स का जो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी में जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 5f। अब इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी का इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाना, इसी को रेजोनेंस कहते हैं। समझ गए बात को? सर्किट की फ्रीक्वेंसी का सोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाना रेजोनेंस कहलाता है। नहीं, जब तुम रेडियो को ट्यून करते हो तो उस वक्त देखो सारी वेवलेंथ तो ऑलरेडी, सारी फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन जब अपन उसको वैसे किर 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 करके आवाज आती है ना, और फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर पर गाना मुझे लगता है प्यार हुआ प्यार, फिर किर 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 और घुमाओगे तो पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी पर तुम्हें गाना सुनने को मिला। क्या वो फ्रीक्वेंसी पहले से अवेलेबल नहीं थी?
जब तुमने उसकी मुंडी और मरोड़ दी उसके बाद भी थी, तो फ्रीक्वेंसी तो हमेशा से थी। लेकिन जब तुमने अपने सिस्टम की फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी के बराबर करी तभी तो वो मैच हुई। इस घटना को रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस का मतलब समझ गए? ठीक है, मतलब दो फ्रीक्वेंसी का सेम हो जाना, इसको रेजोनेंस कहते हैं। सिंपल मतलब ये है। उस रेजोनेंस के इफेक्ट्स ढेर सारे अलग अलग होते हैं। यहाँ पर अलग इफेक्ट दिखेगा, साउंड वेव में अलग इफेक्ट दिखेगा, नॉर्मल आपके जो बोलना चाहिए रेडियो वेव से उनमें अलग इफेक्ट दिखेगा। जैसे आप लोगों ने 11th में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, एक्सपेरिमेंट का नाम सुनते ही तोते उड़ गए, सोनोमीटर वाला। सोनोमीटर में वो अपन प्रॉन्ग्स होते हैं, टन, और फिर उसको जैसे तार के पास लेके जाते हैं तार भी इसे टन ऐसा होने लगता है ना। तो वो रेजोनेंस ही तो है। उस पर्टिकुलर सिस्टम की एक फ्रीक्वेंसी थी उस तार की, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा। उसी फ्रीक्वेंसी का तुम वो प्रॉन्ग्स लेके आके तुमने चटका दिए, दोनों मैच कर गए तो वाइब्रेशन मैक्सिमम हो गए। जब वाइब्रेशन मैक्सिमम होते हैं तभी तो तुम उससे कह रहे हो कि ये रेजोनेंस है। अब आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच हो जा रही हैं तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? रेजोनेंस आखिर क्या चीज है? तो देखो, रेजोनेंस पे किसी चीज का मैक्सिमम आएगा, जो भी सबसे फ्रूटफुल चीज है। ठीक है, जैसे उस तार में सबसे फ्रूटफुल चीज थी उस वायर का वाइब्रेट होना, मतलब उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना। तो जब रेजोनेंस की कंडीशन आई तो उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, हाँ या ना? वैसे ही यहाँ पर सबसे फ्रूटफुल चीज है इसमें से करंट निकलना। तो जब रेजोनेंस की कंडीशन आएगी तो इसमें जो करंट होगी वो सिस्टम में मैक्सिमम हो जाएगी। समझे बात को? तो गेम बड़ा खतरनाक है। गेम ये कह रहा है कि इन दोनों चीजों की फ्रीक्वेंसी को अगर मैच हो जाए तो रेजोनेंस की कंडीशन आती है, और उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक, ये हो गई छोटी सी बात। वो मैं अभी बताऊंगा कैसे होगी। अभी अभी वो डिस्कस करते हैं, अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। रेजोनेंस के लिए एल और सी का कंपलसरी होना जरूरी है, और उसके बिना हो ही नहीं सकता। क्योंकि तुम्हारे जो मोटिव है वो क्या क्या है, देखो सुनो। तुम्हारे मोटिव है करंट को मैक्सिमम करना। तो तुम्हारे पास एक तो इधर वी आर होना चाहिए, इधर वी एल होना चाहिए, और इधर वी सी होना चाहिए। इसके साथ क्या आ जाएगा? करंट। इसी का एक और वेरिएंट हमने देखा था, वो वेरिएंट भी तुमको याद होगा कि इधर आ जाएगा सर एक्स एल, इधर आ जाएगा एक्स सी, इधर आ जाएगा आर, और इधर आ जाएगा आई। एक ही चीज है, बस इसमें आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वोल्टेज बन जाएगा। हैं दोनों ही फेजर। तो गेम ये है कि अगर पी एल इज इक्वल टू, या ऐसा बोल दो, एट रेजोनेंस, जब रेजोनेंस हो रहा होगा उस वक्त पी एल इज इक्वल टू वी सी हो जाएगा। वी एल इज इक्वल टू वी सी होते ही पूरी की पूरी जो करंट है वो फेज में आ गई, किसके साथ? वोल्टेज के साथ। क्योंकि अब तुम्हारे पास वोल्टेज के नाम पे क्या बचा? सिर्फ वी आर। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। लावण्या इधर देख, ये वी एल और वी सी तो कैंसिल आउट हो गए, तुम्हारे पास क्या बचा? सिर्फ वी आर। और जो वी आर बचा वो किसके साथ फेज में है? करंट के साथ। तो मैं ऐसा बोलूंगा रेजोनेंस की कंडीशन पे एक तो वी एल और वी सी बराबर होंगे, दूसरा वोल्टेज विल बी इन फेज विद करंट। तो कौन बैलेंस करेगा? इसीलिए दैट मीन्स जो फाई होगा वो कितना हो जाएगा? जीरो। जो फेज एंगल है वो जीरो होगा। इसी बात को मैं ऐसे भी तो कंक्लूड कर सकता हूं कि इस केस में जो एक्सएल है वो किसके बराबर हो जाएगा? एक्सी के। ये मतलब हुआ अगर एक्सएल एक्सी के बराबर है तो इसको जरा सॉल्व करें। ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/एल सी, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 1/अंडर रूट। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 4। तो रेजोनेंस पे वी एल वी सी के बराबर होगा, हाँ। फेज डिफरेंस जीरो होगा, हाँ। और
जो ओमेगा होगा वो किसके बराबर होगा, 1/√LC के, और आया कहाँ से, XL इज इक्वल टू XC के। चारों बातें समझ में आ गई। और भी कहानी है, इसको और सॉल्व करते हैं, ऐसे सीक्वेंस में ही लिखना है ना, ये नंबरिंग चाहो तो तुम इक्वेशन बना के लिख देना कि ये चीजें आ रही हैं। और सोचते हैं थोड़ा सा, तुमने अभी ये निकाला ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। इस ओमेगा को अगर मैं 2πf लिख दूं तो हो जाएगा 1/√LC। तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो 1/2π√LC आएगी, नहीं आई। ये कौन सी कंडीशन हो गई, अभी तक हमने कितनी लिख ली है, 4। ये हो गई 5वीं। इस फ्रीक्वेंसी को ही कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल। अब देखो, ये जो इसको मैंने इसलिए FR से नोट कर दिया है, वही F ही है, बस मैंने उसको क्या नाम दे दिया, FR। अब थोड़ा सोच के देख, तो सोच नहीं रहा है, तेरा ध्यान तो कहीं और है। अब अगर मैं इसको एक ऐसे सोचूं, तुम्हें सर्किट में क्या क्या कंपलसरी है अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चाहिए, L होना चाहिए, और बिना L और C के ये सर्किट पॉसिबल नहीं है। R हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन L और C दोनों ही होने चाहिए। ठीक है जी। अगर ऐसा है तो इस वक्त हम करंट के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो, करंट एट रेजोनेंस सोच के देख, या करंट से पहले इंपीडेंस देख लेते हैं। इंपीडेंस को अपन ने क्या नाम दिया था, जेड। जेड की वैल्यू क्या थी, √XL - XC का होल स्क्वायर प्लस, मेरे हिसाब से ये वाली टर्म तो जीरो हो गई। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर है, ये हमने खुद अभी थोड़ी देर पहले डिसाइड किया। तो जो जेड है रेजोनेंस कंडीशन पे वो किसके बराबर हो गया, आर के। ठीक है, तो अगर जेड रेजोनेंस के बराबर हो गया, जेड आर के बराबर हो गया, तो सर्किट में अब जो करंट फ्लो करेगी वो करंट के साथ क्या होगा, तो करंट जो भी सर्किट में होगी वो हमेशा, तुम करंट की अगर मैक्सिमम वैल्यू भी निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, करंट की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी V की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई जेड, V की मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई आर। खत्म। समझ गए पूरी कहानी। इस पूरी कहानी में किसी कोई डाउट है, नहीं, तो दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो सारा। हाँ, एम्पलीट्यूड हो जाएगा, करंट मैक्सिमम इतनी होगी रेजोनेंस के कंडीशन में। मतलब तुम ये देखो कि अगर ये फ्रीक्वेंसी के साथ तुम्हारे पास L है, C है, R है सर्किट में, और तीनों को सीरीज में लगा दिया, तुम्हें उसका इंडक्टेंस पता होना चाहिए, कैपेसिटेंस पता होना चाहिए। अगर तुम्हें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पता है तो तुम सर्किट के लिए बता सकते हो कि इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब एक ऐसा सोर्स ले आओ जिसकी फ्रीक्वेंसी उससे मैच करे, तो उस वक्त उसमें जो करंट फ्लो हो रही होगी वो कैसी हो रही होगी, मैक्सिमम। समझ गई बात। ठीक है, तो इतना छापो, फिर इससे आगे अभी और देखते हैं। पीछे कर दें, चलो फिर कुछ पॉइंट्स भी लिखा देंगे, या पहले पॉइंट्स लिखा दें, पहले पॉइंट्स लिखा देते। ठीक, घर में पैरेलल में कहानियां हैं, घर में हम रेजोनेंस चाहते भी नहीं है ना। देखो, तुम्हारे जो घर का सर्किट है वो सब में फिल्टर सर्किट लगे हैं, पंखा है, पंखे में कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को हटा के डायरेक्टली पंखा चलाओ, पंखा घूमेगा ही नहीं, क्योंकि एक लूप कह रहा होगा क्लॉकवाइज घूम, दूसरा लूप कह रहा होगा, और एक सेकंड में उसके पास इंफॉर्मेशन 50 बार पहुंच रही होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो वो ऐसे गूं करके ऐसे वहीं पे एक ही जगह दिखेगा तुमको, बस आवाज आ रही होगी, हमिंग साउंड आ रहा होगा। कैपेसिटर क्या करता है कि उसको यूनिडायरेक्शनल करता है, इसीलिए इसको फिल्टर सर्किट बोलते हैं। तो कैपेसिटर लगाने से वो यूनिडायरेक्शनल हो जाता है, मतलब जितने भी घर में इंस्ट्रूमेंट्स है तुम्हारे, बिना कैपेसिटर के तो चलेंगे ही नहीं। डायोड की फंक्शनिंग अलग है। हाँ, वो डायोड प्लस कैपेसिटर को मिला के फिल्टर सर्किट बनता है। यस, तो फॉरवर्ड और रिवर्स में वो एक डायरेक्शन से करंट जाने देता है। जब तुम्हें सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे उस वक्त फिर बताएंगे। चलो भाई, एसी के बारे में
कुछ कुछ प्यार मोहब्बत की बातें लिख ली जाएं। क्या कहना चाहती है एसी? A circuit is said to be resonant. A circuit is said to be resonant. A circuit is said to be resonant when the natural frequency of circuit is equal to the when natural frequency of the circuit is equal to the frequency of applied voltage, equal to the frequency of the applied voltage. For resonance, both L and C must be present in circuit. For resonance, both L and C must be present in circuit. थोड़ा सा वाइल्ड चीज सोचते हैं, रजिस्टर हटा ही देते हैं। अब क्या हो रहा होगा सर्किट में? सोचो सोचो। जेड अभी तक मिनिमम था, अब जेड जीरो हो गया। जेड जीरो होते ही जो करंट है वो इन्फानाइट हो गई। अब करंट इन्फानाइट अगर किसी सिस्टम में फ्लो करेगी तो क्या होगा? सब निपट जाएगा। इसका मतलब ऐसा होने वाला, ऐसा अपन नहीं कर सकते। क्या होता है कि तुम्हें ये बात तो पता ही दी थी जब एल और सी पढ़ा रहे थे, पावर दोनों केस में कंज्यूम नहीं होती, मतलब डिसिपेट नहीं होती। पावर सिर्फ कौन डिसिपेट करता है? रजिस्टर। अपन ने कैलकुलेट किया था। अब जब पावर डिसिपेट नहीं होगी तो तुमने एल और सी, एक इंडक्टर लिया, कैपेसिटर लिया, मान लो कैपेसिटर को चार्ज करके छोड़ दिया और उसके साथ एक इंडक्टर लगा दिया, कोई सोर्स नहीं लगाया, तो जो एनर्जी है वो कैपेसिटर से इंडक्टर में आएगी, फिर इंडक्टर से कैपेसिटर में जाएगी, फिर कैपेसिटर से इंडक्टर में आएगी, फिर इंडक्टर से कैपेसिटर में जाएगी। तो एनर्जी ऑसिलेट करेगी। क्योंकि देख, ज़्यादा एनर्जी किसके पास है? कैपेसिटर के पास। और कम एनर्जी किसके पास है? तो पोटेंशियल कैपेसिटर के पास ज़्यादा है, इंडक्टर के पास कम है, तो वो एनर्जी को फ्लो कराएगा। फिर एनर्जी ऑसिलेट करती है। तो जब भी इंडक्टर और कैपेसिटर एक साथ लगा दिए जाएं सीरीज में, एक को चार्ज करके, तो एनर्जी ऑसिलेट करती है। इसीलिए उसको पढ़ते हैं एलसी ऑसिलेशन। क्या पढ़ते हैं? एलसी ऑसिलेशन। ठीक है? तो वो जेई में है, इसमें तो है ही नहीं, तुम्हारे जेई नीट में। हाँ, मतलब इंडक्टर एक बार को नहीं होगा तो चलेगा, बट कैपेसिटर और रजिस्टर तो होना ही चाहिए। रजिस्टर तो तुम कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ में रेजिस्टेंस है। तो आप लोगों ने लिख लिया, फॉर रेजोनेंस फॉर बोथ एल एंड सी मस्ट बी प्रेजेंट इन सर्किट। ठीक है, चलो बढ़िया है, छाप लिया जाए। अपन ने जहाँ जेड लिखा है उसको जेड की वैल्यू मिनिमम होगी, ये बात बताने की जरूरत नहीं है, ये तो खैर तुम्हें समझ में आई गया होगा। जेड कहाँ लिखा है? और इम्पीडेंस ये हो गया ना, तो जेड की वैल्यू मिनिमम हो गई। जब जेड मिनिमम है इसलिए यहाँ पे करंट मैक्सिमम। बस छाप लो। अगली बात लिखी जाए, वेरिएशन ऑफ इम्पीडेंस विथ फ्रीक्वेंसी। हेडिंग वेरिएशन ऑफ इम्पीडेंस विथ फ्रीक्वेंसी। वेरिएशन ऑफ इम्पीडेंस विद फ्रीक्वेंसी। चलो शुरू करते हैं। तो जैसे अगर आप जेड वर्सेस एफ का ग्राफ देखोगे, जेड पहले कुछ था, फिर मिनिमम हुआ, फिर कुछ हो गया। ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, और इस वक्त तो जेड है वो जेड की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होगी? आर के। ठीक है, अब इसमें ना तीन कहानियां हैं। पहली कहानी है जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है। दूसरी कहानी है जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर है। और तीसरी कहानी है जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। ये तीन केस पॉसिबल है।
मतलब सर्किट की फ्रीक्वेंसी या तो इससे कम है या ये है या फिर इससे ज़्यादा है। अगर कभी फ्रीक्वेंसी तुम्हारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है तो तुम्हारा जो एक्स सी होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा एक्सएल से। यहाँ पर एक्स सी बराबर होगा किसके, एक्सएल के, और यहाँ पर एक्स सी छोटा होगा और एक्सएल ज़्यादा होगा। तो जहाँ पर एक्स सी ज़्यादा है तो इसका जो सर्किट का नेचर है वो कैपेसिटिव नेचर होता है, कैपेसिटिव नेचर ऑफ सर्किट। यहाँ पर तो सर्किट के पास सिर्फ रेजिस्टिव नेचर है। रेजिस्टिव नेचर क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सएल और एक्सी तो बराबर है तो वो तो कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ क्या बचा, और यहाँ पर ज़्यादा कौन है, इंडक्टेंस, तो ये उसका नेचर हो जाएगा इंडक्टिव। इतना क्लियर हो गया? अच्छा एक और बात सुन लो, यहाँ पे आपने इतना अगर सुन ही लिया है तो जो फेज डिफरेंस है, अगर मैं इसको थोड़ा छोटू कर दूं, ज़्यादा हो गया क्या, बस बस। अगर यहाँ पर मैं फेज डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पर फेज होगा नेगेटिव, यहाँ पर फेज हो जाएगा ज़ीरो, और यहाँ पर फेज हो जाएगा पॉजिटिव। क्योंकि मैं इसको ऐसा सोच रहा हूँ, तो कैसे, अगर मान लो एक्स सी बड़ा है तो यहाँ पे आर होगा तो एक्स सी माइनस एक्सएल नीचे रहा होगा, तो तुम्हारा जो वी आएगा वो इधर आएगा, और आई तुम्हारा इधर होगा, तो ये फाई नीचे रहा ना, तो नेगेटिव है। और अगर ये एक्सएल ऊपर हो जाएगा तो फिर वी ऊपर चला जाएगा, तो उस केस में कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। लॉजिक क्लियर है? तो इसी बात को मैंने सोच के यहाँ पर ये चीज़ लिखी है, आप लोगों को लिख लेनी चाहिए, लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। मतलब अगर इसको यहाँ पे भी लिखना चाहो तो यहाँ पे भी लिख के समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्सएल है, यहाँ पर एक्सएल इज ग्रेटर देन, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी हो गया। लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तुमने लिख ही रखा है तो बताने की जरूरत नहीं। हाँ, कैपेसिटिव नेचर का मतलब ये है कि इस सर्किट में जो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो ज़्यादा है इंडक्टिव के कंपैरिजन, बस इसके अलावा और कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलो। वैसे तो मैं अगर देखा तो इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर कर लेता है, कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर कर लेता है, लेकिन फंक्शनिंग दोनों की एक तरीके से अलग अलग है, दिखने में भी दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अगली हेडिंग लिखी जाए, अगली हेडिंग लिखी जाए वेरिएशन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी, वेरिएशन ऑफ करंट विद फ्रीक्वेंसी। at resonance, at resonance, हाँ लिखना है लिखना है, at resonance impedance of the series resonant circuit, at resonance impedance of the series resonant circuit is minimum, so it is called acceptor circuit, circuit at resonance impedance of series resonant circuit is minimum, so it is called acceptor circuit, as
it most readily as it most readily accepts that current as it most readily accepts that current out of many currents out of many currents whose frequency is equal to its natural frequency, whose frequency is equal to its natural frequency. ठीक है, एक छोटी सी हेडिंग लिख लो या इसको पॉइंट में लिखा देते हैं, स्टार मार्क करके पॉइंट लिख लेना. The frequencies at which the frequencies at which power become half of its maximum value, the frequency at which power become half of its maximum value is called half power frequencies, is called half power frequencies. और इसको अंडरलाइन कर लेना, is called half power frequency. Okay, next point, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी को अंडरलाइन कर लेना. डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, तो जहाँ पे सर्किट की पावर मैक्सिमम की आधी हो जाए वो फ्रीक्वेंसी कौन सी कहलाएगी, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा जाए कि एज एफ इंक्रीजेज, एज एफ इंक्रीजेज, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, एज एफ इंक्रीजेज जेड फर्स्ट डिक्रीजेज, जेड फर्स्ट डिक्रीजेज then increases, z first decreases then increases. इस ग्राफ से दिख भी रहा है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई पहले z डिक्रीज हुआ फिर वापस से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, एज f increases, as f increases I first increase, I first increase then decreases. ठीक है, डन. चलो, अगर इतना डन हो गया तो फिर अगला ग्राफ बनाया जाए, तो जो तुम्हें सिखाने के लिए अपन ने वादा किया है इसमें. आधा तो टूट जाता है कि नहीं. फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट, दिस इज आई नॉट या आई मैक्स लिख लो, एक ही बात है, आई नॉट आई मैक्स. समझदार है अपने, समझ गए. आई मैक्स, दिस इज आई आर एम एस, मतलब आई मैक्स बाई √2. इस पर्टिकुलर इस लाइन पे मैंने दो फ्रीक्वेंसीज डिज़ाइन करी, ये F1 ये F2. एक्चुअली आरएमएस के वक्त जो करंट होगी ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की तरह ट्रीट करेंगे, अभी बताता हूँ कैसे. और इस आई आर एम एस के करस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं, इन फ्रीक्वेंसीज के डिफरेंस को बोला जाता है बैंड विड्थ. नए टर्म्स आ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है. क्या कहते हैं, बैंड. ओके, नहीं समझा, समझ गया ना. सोचो सोचो.
तुम लोगों को पावर जब मैं पढ़ा रहा था तो पावर मैंने बोला था ना, सिंपल क्या है, आई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर, ये बोला था ना। अब देखो, अगर मैं आई आर एम एस में ये मैक्सिमम पावर का अगर है, मैक्सिमम पावर में यहाँ पर कितना हो जाएगा, आई नॉट, आई नॉट का स्क्वायर इंटू आर। उसका अगर आधा करना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई आर एम एस के वक्त क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई रूट टू, और रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू। तो इसीलिए मैक्सिमम का आधा ही तो है ये। तो मैक्सिमम का आधे वक्त के वक्त जो करंट होगी वो कौन सी होगी, आर एम एस। हालांकि जब पावर पढ़ाएंगे तो बताएंगे, अभी तो तुम बस इतना ही ग्राफ देख लो। इस ग्राफ में ना एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, आप लोगों ने सुना है क्या? क्वालिटी फैक्टर पे जेईई और नीट में खूब क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, ये भी तो मैं बताना भूल गया, ये वाला ग्राफ तुम्हारे एनसीईआरटी के लिए है बस, बाकी जितने भी ग्राफ में जो बातें हो रही हैं वो सब कुछ नहीं है तुम्हारे एनसीईआरटी में, ये सब बाकी एक्स्ट्रा ज्ञान है। जी, पूरा समझाना पड़ेगा, ये सब है, यहाँ से ये नहीं है, ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या पैसे छुपा लिए क्या, पैसे फुंसी हो रही है ना ये? पिंपल, क्या बोलते हैं, पिंपल ना, बड़ा दर्द होता है, ऐसे टच करके देखो, टच नहीं करना चाहिए, इससे पक जाता है, पक जाता है इससे, नहीं समझी? भाई इसे समझाओ ना यार, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नहीं, इसे इसमें बोलना चाह रहा हूँ, उसे समझाओ ना भाई विवान। हाँ, अच्छा, एप्सिस समझती हो, बस समझती हो, जब वो ऐसे पीला पीला हो जाता है ना, जैसे आम हरा होता है, जब पकता है तो पीला हो जाता है, तो ऐसे ही जब जैसे फोड़ा है, जब वो पीला हो जाएगा तो पक जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? ये अलग से क्लास लूंगा मैं, थोड़ा फंसी को कैसे पकाएं कम आंच पे और तेज आंच पे। छाप लिया, ग्राफ छाप लिया, डन भाई, हृदय, करण ब्रो, ठीक है चलो। चलो भाई, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी की बात लिखाई दी, अगली हेडिंग लिखी जाए क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर क्यू, क्वालिटी फैक्टर नोटेशन है कैपिटल क्यू। इट रिप्रेजेंट्स द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, इट रिप्रेजेंट्स द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, मतलब ये कर्व की, ये कर्व की ऐसे मुंडी है ना, ये जैसे जैसे पतली होती जाएगी क्वालिटी फैक्टर और मजबूत होता जाएगा। इट गिव्स, it represents the sharpness of resonance. Second, it is unitless and dimensionless quantity. It is unitless and dimensionless quantity. Is unitless, dimensionless quantity. Okay. Q factor of AC. Q मतलब quality factor. Q factor of AC basically gives an idea about stored energy and lost energy. Q factor of AC circuit basically gives an idea about stored energy and lost energy. तो इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू 2 पाई, इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ, पहले ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिख लेंगे मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड
per cycle, maximum energy stored per cycle, और नीचे लिख लेंगे maximum energy loss per cycle, maximum energy loss per cycle. ये सब जेई की बातें चल रही हैं ना, ये हाँ, अभी क्या है ना, तुमने सिर्फ अभी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करी, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला कि जो कैपेसिटर और इंडक्टर हैं ये एनर्जी स्टोर करने की डिवाइस हैं एक तरीके से। तो अब इनके अंदर भी एनर्जी ऑसिलेट होगी, और वहां पर एक के पास एनर्जी का मैक्सिमा आएगा, एक के पास मिनिमा आएगा, और रजिस्टर में लॉस होगी। तो लॉस रजिस्टर कर रहा है, एनर्जी स्टोर इधर हो रही है, वहां से अपन ये ग्राफ से क्वालिटी फैक्टर को जज कर रहे हैं। ठीक है, खैर आओ भैया बेसिक फॉर्मूले क्वालिटी फैक्टर के जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाए थे। एक्सेल अपॉन आर, ठीक है, दूसरा है एक्स सी अपॉन आर, क्योंकि दोनों बराबर ही हैं, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेल एक्स सी बराबर हैं तो इट इज़ ओमेगा एल अपॉन आर, और ओमेगा को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट एल सी इंटू एल अपॉन आर, तो एल से एल कट जाएगा, तो क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा 1 अपॉन आर अंडर रूट एल बाई सी। ये सारे फॉर्मूले हैं, कोई भी लगा दो, एक ही बात है। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है क्वालिटी फैक्टर का, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंड विड्थ। मतलब इस ग्राफ देख के भी आप क्वालिटी फैक्टर बता सकते हो, इट इज एफ आर डिवाइडेड बाई एफ टू माइनस एफ वन। ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है। ना 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 ना, बैंडविड्थ देख, देखो बैंडविड्थ जितनी कम होगी उतना ही ये दोनों इसके किनारे पास आएंगे, उतना शार्प होता जाएगा। तो वही कह रहा है, जितना बैंडविड्थ डिनोमिनेटर में, जितनी बैंडविड्थ कम होगी उतना क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा, ये कह रहा है। शुरू करें आगे, क्या डाउट है? चलो भाई लिखो अगली कहानी, अगला पॉइंट मतलब। इन एसी सर्किट, अब कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स तुम सुनोगे। इन एसी सर्किट voltage for L or C, voltage for L or C may be greater than source voltage, may be greater than source voltage or current, greater than source voltage or current, but it happens only when, but it happens only when circuit contains L and C both, when circuit contains L and C both। पेन खत्म हो गया? एंड इन आर, एंड इसी में कंटिन्यूएशन में, एंड इन आर मतलब रेजिस्टेंस, इट इज नेवर ग्रेटर देन सोर्स वोल्टेज और करंट।
ठीक है, जैसे तुम यहाँ पर हाँ हाँ, जैसे तुम लोगों ने सीरीज एलसीआर में देखा ना, अपन वोल्टेज को फेज डिफरेंस बना के बता रहे हैं। ऐसे ही जब पैरेलल होता है ना, तो पैरेलल में वोल्टेज वेरी नहीं करता, करंट वेरी करता है। तो वहां पर जैसे यहाँ पर वो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना था, पाई। वैसे ही जब पैरेलल होगा, पैरेलल रेजोनेंस के या पैरेलल एलसीआर सर्किट में, जो करंट अक्रॉस इंडक्टर और करंट अक्रॉस कैपेसिटर, इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई। समझी बात? हाँ, वोल्टेज में नहीं हो, क्योंकि पैरेलल में क्या सेम रहेगा, वोल्टेज। करंट में क्या सेम रहेगा, सीरीज में क्या सेम रहेगी, करंट। ठीक है, चलो इस बात को लिखा है क्या, क्योंकि पैरेलल तो है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, लिखना है क्या, या ठीक है समझ गए। जब काम की चीज़ नहीं है तो अच्छा लिख ही लो। इन पैरेलल एसी सर्किट, लिखने में तो क्या ही जा रहा है, इन पैरेलल एसी सर्किट phase difference between IL and IC is pi. In parallel AC circuit, phase difference between IL and IC is pi. In parallel AC circuit, phase difference between IL मतलब current in inductor, and IC मतलब current in capacitor is pi. Series resonance circuit gives voltage amplification. Series resonant circuit gives voltage amplification. Series resonant circuit gives voltage amplification, while parallel resonance circuit gives current amplification. देखो अपन एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसा घबराना नहीं है। एक्स्ट्रा पढ़ना अच्छी बात है कि नहीं? नहीं अच्छी बात है? यही नीट है, मैं बोर्ड के लिहाज से ऊपर बात कर रहा हूँ। ये सब जीत है, जो भी पढ़ रहे हैं सब जीत है। अगला, at resonance current does not depend on L and C. At resonance current does not depend on L and C. ये तो ऑब्वियस है, एक्सएल और एक्सी एक दूसरे के बराबर होके कट गए। तो at resonance current does not depend on L and C. Next, at half power frequencies, XL minus XC equal to R. ये लिखा हुआ है नेट रिएक्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। नेट रिएक्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट, एज आर increases, next point, as R increases, bandwidth increases. हाँ, वो जरूरत नहीं है, वो तो खैर समझ ही गए, वो तो तुम वहां से देख ही लोगे। एक बात बताओ, चलो और एक्स्ट्रा ज्ञान ले लेते हैं।
एक सर्किट है उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है एफ, एक दूसरा सर्किट है उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है एफ, दोनों को कनेक्ट कर दिया सीरीज में, तो कॉम्बिनेशन की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एफ, बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो इसको नहीं लिखा रहे फिर। द यूनिट ऑफ अंडर रूट एल सी इज सेकेंड, द यूनिट ऑफ अंडर रूट एल सी इज सेकेंड, यूनिट ऑफ अंडर रूट एल सी इज सेकेंड, सेकेंड। हाँ, अंडर रूट एल सी, तुम ऐसा लिख रहे हो क्या? अंडर रूट ऐसा नहीं लिखना है, अंडर रूट एल सी इज सेकेंड। अरे हो गई ना यार, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो उसका 1/2 हो गया, तो 1/√LC सेकेंड हो गया। नहीं समझे? अरे बहुत भोले हो यार तुम लोग। तुमने अभी क्या पढ़ा? तुमने ये पढ़ा ना, F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC, ये पढ़ा ना। इसकी यूनिट होती है 1/2 तो इसकी यूनिट क्या हो गई? सेकेंड। यही तो मैं कह रहा हूँ, बोले बच्चे बेचारे। जरूर इन्हें सब्जी में धनिया कभी फ्री नहीं मिलता होगा। लेने जाते हो? महंगा हो गया पता है, धनिया भी बहुत महंगा है। ये ऑनलाइन वाला कौन फूफा है? ऑनलाइन में अभी 34 रुपए का 90 ग्राम धनिया मिल रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, कोई भी ऐप में, सब में मैं देख, सब मेरे पास है। नहीं, मैं सब्जी जाके ले आता हूँ, मैं बस पहले देखता रहता हूँ और फिर जाके सब्जी वाले से लेके आ जाता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ 100 मीटर चलने में क्या समस्या हो रही है, 100 मीटर तो पैदल चल के जा ही जा सकता है। हाँ, उनके उनके परिवार पालने की जिम्मेदारी मेरी जो है ना। हाँ हाँ, नहीं मैं अपने पैरों की साइकिल चला के जाऊंगा। सबकी जिम्मेदारी मैं ही जो ले रखा हूँ। तो हम बात कर रहे थे, थोड़ा पावर पढ़ ली जाए फिर क्वेश्चंस करते हैं। हेडिंग लिखी जाए पावर, पावर। तो ना देखो, तुम लोग इस पावर को तो बहुत अच्छे से जानते हो, इंस्टेंटेनियस पावर। तुम लोग पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इंस्टेंटेनियस पावर इज P इंस्टेंटेनियस इज V इंटू आई, दैट्स इट। दूसरी वाली पावर जो है जिसको आप लोग जानते हैं, हाँ, एवरेज पावर, RMS पावर, वॉटफुल पावर, है ना, वॉटफुल। ये इन सबका एक ही फॉर्मूला है, P एवरेज इज PRMS IRMS इंटू कॉस फाई। ठीक है, एवरेज पावर, वॉटफुल पावर। कौन? वॉट तो साइंटिस्ट का नाम था, वॉटफुल नहीं था। वॉटफुल मतलब ये फुल है पावर के साथ। ठीक है, इसको आप एक्चुअल पावर भी बोल सकते हो, लिख लो एक्चुअल पावर, पावर लॉस, डिसिपेटेड पावर। ये आरएमएस पावर, एक मिनट, एक्चुअली दिस इज नॉट आरएमएस पावर, आरएमएस पावर दूसरी है। हाँ, यहाँ पे एक्चुअल लिख दो, आरएमएस पावर दूसरी है। व्हाई इज फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस, वी और आई के बीच का एंगल। तो एवरेज पावर, वॉटफुल पावर, एक्चुअल पावर, डिसिपेटेड पावर। नहीं नहीं नहीं, वो जैसे तुम्हारे नाम हैं, नाम एक, नाम दो, नाम तीन, फिर उसके बाद कछुआ, खरगोश। अभी दोस्त,
ठीक है, सब सही चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में, बाल बच्चे मजे में, शर्मा भी नहीं रहा है, क्या कर रहा है? नहीं, बाल बच्चे भी हैं नहीं, मेहनत करते रहो बेटा, हो जाएंगे। हाँ। अगली थर्ड, आरएमएस पावर, वर्चुअल पावर, अपेरेंट पावर, एक ही नाम है। हाँ, आरएमएस पावर, वर्चुअल पावर, अपेरेंट पावर। हाँ क्या क्वेश्चन में देखो जो यूज होगा, इसमें आरएमएस पावर मोस्टली यूज होता है और उसमें एवरेज पावर मोस्टली यूज होता है। ये सब मजे लेने के लिए है। हाँ, क्या पता किसी को। तो आरएमएस पावर का फॉर्मूला तो सिंपल है, पी आरएमएस का जो फॉर्मूला है, पी आरएमएस इंटू आई आरएमएस, दैट्स इट, खत्म। हाँ, बस कॉस फाई नहीं है। कितनी हो गई? 3 पावर हो गई। चौथी लिखो पीक पावर, पीक पावर, पीक, वो वाली पीक नहीं, पिचिक वाली। हाँ, पीक पावर इज पी नॉट आई नॉट मैक्सिमम बस। ओ यस, मैक्सिमम वाली, पी नॉट आई नॉट। एक्चुअली बोल सकते हैं, प्रॉब्लम क्या है। चलो भैया, मैंने एवरेज पावर का डेरिवेशन तुमको पहले बता रखा है ना, एवरेज निकाल के दिखाया था v इंटू आई का, याद आ रहा है क्या? ठीक है, चलिए आगे। आई आर एम एस कॉस फाई, अगला पॉइंट, चारों पावर हो गई। इसमें जो तुम्हें रट्टा मारनी है वो मारनी है 2 नंबर एवरेज पावर। ठीक, पहला पॉइंट, आई आर एम एस कॉस फाई, आई आर एम एस कॉस फाई, लिख ले बेटा, आई आर एम एस कॉस फाई is known as active part of current. IRMS cos phi is known as active part of current. IRMS cos phi is known as active part of current or wattful current or workful current. IRMS cos phi is known as active part of current और wattful current और workful current। मैंने तो नहीं रखे, मैं तो राशि के नाम रखता, राशि के नाम रखता मैं तो इनके। इट इज इन फेज विद वोल्टेज। अरे तुम घोंचू वाली हरकत नहीं करो। तुम देखो, समझो तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम्हारे साथ धोखा हो गया है। बहुत आसान बात है, जैसे कि देखो, सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ क्या है कि ये तुम्हारे पास करंट थी, राइट? ठीक, ये तुम्हारे पास सपोज करो ये वोल्टेज है, ये एंगल फाई है, तो इसके 2 कंपोनेंट कर लिए तुमने। ये हो गया तुम्हारे पास आई कॉस फाई और ये वाला हो गया आई साइन फाई। इतना चमक गया। अब पावर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? V इंटू आई कॉस फाई ना, तो ये वाला वॉटफुल हो गया, ये वाला कुछ नहीं कर रहा, इसकी वजह से इसका नाम क्या है? वॉटलेस। समझे ना बात को? अच्छा, इस पहले वाले में ना एक लाइन और लिख लो, इस कंटिन्यूएशन में फुल स्टॉप लगा के, कि इट इज इन फेज विद वोल्टेज, जो कि तुम्हें दिख रहा है आई कॉस फाई किसके साथ फेज में है? वोल्टेज के साथ। तो इट इज इन फेज विद वोल्टेज, इट इज इन फेज विद वोल्टेज।
चलो दूसरा पॉइंट, आई आर एम एस साइन फाई is known as inactive part of current. IRMS sin phi is known as inactive part of current. Or wattless current. Wattless current. Wattless. Watt लगा दूंगा. Wattless current और workless current. ऐसे में मजे ले रहा हूं. It is in 90 degree with voltage. ये 90 डिग्री पे आई आर एम एस साइन फाई देखो 90 डिग्री पे. इट इज इन 90 डिग्री विद वोल्टेज. अगली हेडिंग लिखी जाए. हाँ, नहीं बस ये लास्ट पॉइंट लिखा के फिर अपन कंटिन्यू करेंगे. पावर फैक्टर. इसके बाद अब क्वेश्चन ही है सारे. पावर फैक्टर. पावर फैक्टर. पावर फैक्टर तो मैं पता है यार. पावर फैक्टर को कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर. कॉस फाई होता है आर बाई जेड. याद रखना. ये आया कहाँ से है? देखो ये पावर फैक्टर है, दैट इज कॉस फाई. ये है एवरेज पावर डिवाइडेड बाई आर एम एस पावर. यहां से आता है एवरेज पावर डिवाइडेड बाई आर एम एस पावर. ओके कर ले फिर. अच्छा ये कॉस फाई को निकाला कैसे गया है वो भी समझ लेते हैं. सारी चीज़ें आसान होती हैं. जैसे अभी तुमने यहाँ पे देखा ये आई है, ठीक है. यहाँ पर कहीं वी होगा. ओके ये इधर देख लो ना कछुआ. इधर वी होगा उधर जेड होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं किसी को. ये एंगल कितना है फाई. अब तुमको ये वाली साइड आर रही होगी. अब इस ट्रेंगल में अगर तुम कॉस फाई लगाओ तो क्या लिखोगे? दिस बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस इज आर, हाइपोटेनियस इज जेड. तो लिखा हुआ है कॉस फाई आर बाई. ओके रट्टा मारना है, याद कर लो. हो गया याद? कॉस फाई कितना होता है? आर बाई जेड. चलिए शुरुआत करते हैं अब क्वेश्चंस की. एसी में अब बस ट्रांसफार्मर बचा है. वैसे तो एसी खत्म. तो बस क्वेश्चंस करेंगे, निपटाएंगे फटाफट. हाँ न्यूमेरिकल सी. न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. ठीक है. और कुछ? मैं मैं तो बहुत भोला बच्चा हूँ. तुम जैसा बोलते हो मैं वैसा मान जाता हूँ. देखो ये जल्दी मान गया, ये देखो. ये इंडक्टेंस फाइंड करना है. इफ एमीटर रीड्स 2 एम्पियर देन फाइंड एल. करो. जो बच्चे क्वेश्चन कर लेंगे वो ये करेंगे.
फाइंड इम्पिडेंस, जो ये कर लेंगे वो ये करेंगे। घबरा तो नहीं रहे? हंगामा है क्यों बरपा, मैंने जो 2 क्वेश्चन दे दिए। चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाला, और गाने की मैंने लंका लगा दी। गाना सुना है क्या तुमने? हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। गुलाम अली की गजल है। बहुत ही बेहतरीन गजल है, इतनी बेहतरीन कि मैं क्या ही बताऊं। क्वेश्चन 3 लिख दिए गए, सॉल्व कीजिए। देखो इसीलिए कहा था कि जो 5 क्वेश्चन तुमको होमवर्क में दिए वो करके आने चाहिए थे। वो 5 क्वेश्चन जिसने कर लिए उससे 3 हो जाएंगे। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या हो गया सर? अब क्या बताएं आपको? अच्छा बता दो। पारिवारिक बात नहीं है। अच्छा भाई पड़ोसी, तुम तो लाल हो गए यार इनकी पारिवारिक बात सुन के। हाँ, क्या विद्यालय से संबंधित बातें हो रही हैं क्या? विद्यालय में होने वाली घटनाओं से संबंधित बातें हो रही हैं? लावण्या बेटा, आपकी सहेली कहाँ है लावण्या? अच्छा आज वो बर्थडे सेलिब्रेशन में गई है। किसके बर्थडे सेलिब्रेशन में? भूमिका के। क्या बच्चे? ऑब्वियसली नीचे वाले क्वेश्चन के लिए, ऊपर वाले में दे ही रखा है सर। फर्स्ट का आंसर आ रहा है सर। प्रणाम है देवी आपको। देखा, खुशी देख रहे हो? गलत आंसर निकालने के बाद की खुशी देखो। सही निकाल देते तो पता नहीं क्या करती। पूरे कालका जी में भाई एकदम भंडारा हो रहा होता। बस सही आंसर आया है। अरे भाई देखो, इसने ये बोला कि एमीटर ने रीड किया 2 एम्पियर। एमीटर ने क्या रीड किया होगा, आरएमएस या मैक्सिमम? आरएमएस। तो इसका मतलब क्वेश्चन में जो दे रखा है वो आरएमएस है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, क्या? बी आर एम एस बाई जेड इज इक्वल टू 2। अरे बहन रुक जा, मैं बात कर रहा हूँ ना। बी आर एम एस जेड की जगह डाल देंगे अपन एक्सएल इक्वल टू 2। बी आर एम एस इज बी नॉट अपॉन रूट 2 डिवाइडेड बाई एक्सएल की जगह डाल देंगे ओमेगा एल इज इक्वल टू 2। तो हो जाएगा वी नॉट बाई रूट 2 ओमेगा एल इज इक्वल टू 2। अब वैल्यू चिपकाते हैं। तो यहाँ से ये हो गया अपने पास 50 रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2।
ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन में ये कितनी दे रखी है, 100 पाई इंटू एल इक्वल टू 2। तो एल की वैल्यू आ रही है 1/4 पाई। 4 पाई, 4 पाई जानते हैं आप? अरे 4 पाई, 2 पाई कैसे होगा? अब अपना सॉल्व कर लो। ऐसा कितने लोग हैं जिनका आंसर 1/4 पाई आ गया है? वेरी गुड। क्या आया? 1/बेड आया, 1/कुर्सी, 4 आया सर, पाई नहीं आया। उसके पैर कहाँ रह गए? अरे इस मोहल्ले में क्या हो रहा है? चलो भाई शुरू करें। हरे रंग से इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। भाई जेड पूछा है इसमें, ये ओम मतलब ये इन्होंने आर दे रखा है सीधा, और अगर इसका ओम दिया है इसका मतलब ये एक्स सी दे रखा है। तो जेड की वैल्यू मेरे पास हो गई √XC का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, क्योंकि एक्सेल है ही नहीं सर्किट में। तो जेड हो गया मेरे पास √40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। 30 और 40 कितने होते हैं? कोई अगर 70 बोला तो घूसा खाएगा। 3 और 4 5 होते हैं, 6 और 8 10 होते हैं। पता है कि नहीं पता? अरे भाई तुम्हें राइट एंगल ट्रिपलेट्स नहीं याद है? 3 और 4 कितने होते हैं? 5। तो √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5। √6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो ये याद होने चाहिए कैलकुलेशन के लिए फटाफट। 6 और 3 नहीं, 3 और 4 5, 6 और 8 10। और कौन से ट्रिपलेट होते हैं? 12 13 5। एक्चुअली ये बोलना चाहिए 5 और 12 13। 5 प्लस 12 13। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। भैया भैया सबका वैसे भी करोगे तो हो जाएगा। 40 का स्क्वायर 1600, 1600 प्लस 900 2500, 2500 का √50। इतनी तेज कैलकुलेशन समझ में आई क्या तुम्हें? भुइयाँ समझ में आई? भुइयाँ खाई हैं? हाँ सर, कई बार खिला चुके हो आप। वही जो तुम नहीं समझी। अरबी। अरबी की सब्जी होती है, गंदी सी होती है। इसका मतलब तूने गंदी सी खाई है। कौन सी वाली खाई थी? फ्राई करके? ए तुम लोगों ने अरबी खाई है ना सबने? कौन सी वाली खाई? फ्राई वाली या फिर वो रसीली वाली? हाँ, मतलब पानी वाली हो? दोनों खाई हैं? ग्रेवी वाली कौन सी अच्छी लगती है, ग्रेवी वाली या फिर वो सूखी वाली? फ्राई वाली ना, बॉइल्ड वाली, बॉइल्ड करके जो फ्राई करके बनाते हैं। आलू जैसी तो बिल्कुल नहीं लगती ब्रो। हम्म। देखा, मम्मी भी तुझे उल्लू ही समझती हैं। इसे कुछ भी बोल के कुछ भी खिला दो, ये खा ही लेगी। भाई इस क्वेश्चन में जो पूछा है पहले तो ये बताओ क्या पूछा है? आई मैक्सिमम या आई आर एम एस? आई आर एम एस।
मैक्सिमम के लिए वो बोलेगा पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, तो ना उसने पीक बोला ना मैक्सिमम बोला, उसने इफेक्टिव बोला, इफेक्टिव मतलब आरएमएस। तो सबसे पहले जेड निकालना पड़ेगा, तो जेड निकाल लेते हैं। अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो होता है फुल फॉर्मूला। अब इसमें आर तो है ही नहीं, तो इसे तोड़ाई दो। तो जेड की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, एक्स एल माइनस एक्स सी, तो जेड हो गया मेरे पास 50 माइनस 40, मतलब जेड की वैल्यू आ गई 10। जेड सही निकाला तुम लोगों ने? कितने लोगों ने अब 40 और 50 90 कर दिया? और कितने लोगों ने अंडर रूट 50 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर कर दिया? गलती समझ में आ रही है क्या हो रहा है? ये चेक करना ये है कि एलिमेंट, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, तो जेड में एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू 0 है, तो जेड की वैल्यू है 50 माइनस 40 मतलब 10। अब आ जाओ बेटा आई आर एम एस, बैठे बैठे सॉल्व कर देते हैं आई आर एम एस को। क्या कह रहा है आई आर एम एस पशु, बताओ। बी आर एम एस डिवाइडेड बाई जेड, बी आर एम एस कितना हो जाएगा, बी नॉट अपॉन √2 इंटू जेड। बी नॉट इज 40 √2 और जेड की वैल्यू 10, तो आंसर हो गया 4/√2, मतलब आंसर हो गया 2√2। क्या एम्पियर? चलो भाई, सबका सही है, पक्की बात। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।